गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम आपके लिए फिर से क्लास 10 का एक वन शॉट रिवीजन लेके आए हैं। पिछली बार हमने पूरी बुक को ओवरऑल व्यू दिया था आपको, है ना। उसमें हमने पूरे बुक के सारे चैप्टर्स जो भी थे, चाहे आपके आ रहे हैं या नहीं आ रहे, हमने ओवरऑल एक व्यू दिया था उसमें कि आपके सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, उनका आंसर आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार पूरी बुक लेके आई हूँ, लेकिन इसमें ना हम कुछ इंटरनल क्वेश्चंस की बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एग्जाम्स में रिपीट हो सकते हैं, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है ना। तो आपको पता है कि इसका पेपर थोड़ा सा अलग आता है, या हम कह सकते हैं थोड़ा सा मुश्किल आता है, ठीक है। इसके अलावा 10th क्लास के बच्चों की एक रिक्वेस्ट है कि मैम वन शॉट में एक आप ग्रामर को भी करवाइए। तो बेटा मैंने वन शॉट में ग्रामर करवा रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से वन शॉट ग्रामर देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग सनत वगैरह के बारे में पूछ रहे हो, तो देखिए बेटा वो एक वीडियो में नहीं समझाई जा सकती। बस इतना समझिए कि शायरी को खूबसूरत करने के लिए जो शायर होता है वो सनतों का इस्तेमाल करता है। तशबीह, इस्तिआरा, ये सब जो है आपके मिजाज, ये आपके इल्म बयान है, इसी में ही आपकी सनतें आती हैं। जैसे सनत तज़ाद हो गई, सनत तलमी हो गई, लफ़ व नशर हो गई, है ना। तो ये सारी आपकी सनतें हैं। तो एक काम कीजिए, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे हमने एक उर्दू कवायद और इंशा करके एक किताब है जो आपके सिलेबस में है शामिल, उसकी पूरी वीडियोस बना रखी है, वहाँ से एक बार देख लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप लोग फिर से कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको भी सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आप लोग को पता है, आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है हम्द, है ना। ये एक नज्म है। हम्द किसे कहते हैं, क्या होती है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जिसमें अल्लाह की तारीफ होती है उसको क्या कहा जाता है ना। तो अब इसको लिखने वाले कौन है, इस्माइल मेरठी साहब हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं आपके लिए कुछ इंटरनल क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो लेके आई हूँ। चलिए पहले चैप्टर के देखते हैं। अब देखिए, इसमें आपका पहला जो सवाल है वो लिखा है, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ लिखा है, नज्म में चश्मे के लुग़वी मायने होते हैं कि ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ से पानी निकलता है ना, पानी का सोता होता है, ठीक है। जिस तरह चश्मे से पानी जारी होता है, इसी तरह सूरज से रोशनी और गर्मी जारी होती है, ठीक है। और कहते हैं दुनिया को क्या करता है, सैराब कर देता है, ठीक। यानी कि अपनी जो रोशनी है, जो धूप है, जो गर्मी है, वो दुनिया को दे देता है, बिखेर देता है। इसीलिए नज्म में सूरज की रोशनी और गर्मी को क्या कहा गया है, चश्मा कहा गया है। अगला सवाल देखिए, इसमें लिखा है, शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है। तो देखिए जवाब लिखा है, शायर ने मिट्टी से बेल बूटों को उगाया हुआ इसलिए कहा है क्योंकि पेड़ पौधे, पत्तियां, फूल, ये सभी रब की मर्जी से कहाँ से निकलती हैं, ज़मीन से ही निकलती हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में भी जब हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर में से यही 2 क्वेश्चन है जो आपके रिपीटेड हैं बार बार, तो मैंने आपको करवा दिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। सेकंड चैप्टर आपका इंशाइया है, जो कि है बेतकल्लुफ़ी जिसका नाम है, और ये किसने लिखा है, कन्हैया लाल कपूर ने लिखा है, ठीक है। चलिए, तो अब इसके इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। फिर से देखिए, आपका अभी सेकंड चैप्टर के जो सवाल हैं ये फिर वही रिपीटेड सवाल है जो मैंने आपको बताए थे कि भाई एक तो सवाल यही वाला कि थेकरे ने अपने किरदार की जो बेतकल्लुफ़ी का जिक्र है वो किस तरह से किया है ना। तो लिखते हैं कि उन्होंने अपने किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र करते हुए लिखा है कि ये साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे, रुखसत होते वक्त उससे एक कमीज़ ज़रूर मुस्तार ले लिया करते थे। मुस्तार लेने का मतलब होता है उधार ले लेना, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि भाई बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है, ये रिपीट हो रहा है दोबारा से। देखिए क्वेश्चन सारे वही हैं, कोई बाहर से नहीं आएगा, बस ये कि आप लिखना सीखिए, पढ़ना सीखिए, और ये समझिए कि स्टोरी क्या थी आपकी, है ना। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप लोग चाहें तो जान पहचान की, दूर पास की पूरी प्लेलिस्ट है, जाके देख सकते हैं। अच्छा, आप लोग चाह रहे थे कि मैम दूर पास को भी 1 शॉट में बनाया जाए, है ना, लेकिन 1 शॉट में दूर पास इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि बेटा मुझे नहीं लगता कि उससे कोई क्वेश्चन आने वाला है इस बार। आपके सिलेबस में शामिल है वो बात, बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग पढ़ के जाइए, लेकिन सैम्पल क्वेश्चन पेपर में या आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में उससे कोई सवाल पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। तो एक बार जर्नली तौर पर, मतलब बिल्कुल सतही तौर पर हम कह सकते हैं, आप उसे पढ़ लें कि अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसके जवाब दे सकें।
दूसरा सवाल देखिए, यहाँ आपको लिखा हुआ है बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है। अब आपको पता है कि बेतकल्लुफ़ी से तरह तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, है ना। बेतकल्लुफ़ी दोस्त जो है लिहाज नहीं करते, क्योंकि भाई वो बेतकल्लुफ़ है, कुछ भी आपसे मांग लेंगे, कुछ भी फरमाइश कर देंगे, है ना। वो संजीदगी और शाइस्तगी से बात नहीं करते हैं, वो हर जगह मस्ती मजाक में रहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ फॉर्मल नहीं है ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा फ्री है, ठीक है। इसी तरह से देखिए, यहाँ आपको लिखा हुआ है कि तरह तरह की फरमाइश करते हैं, संजीदगी और शाइस्तगी से नहीं रहते हैं, दोस्त की हर चीज़ पर अपना हक समझते हैं, यहाँ तक कि दोस्त के कपड़ों पर भी उनकी नज़र रहती है, जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि कपड़े भी मांग लेते हैं, है ना। बेतकल्लुफ़ दोस्त अच्छे और बुरे का ख्याल नहीं करते हैं, है ना, किसी भी के सामने कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि भाई वो बेतकल्लुफ़ है, ठीक है। मजाक भी उड़ा देते हैं, मजाक उड़ाने से भी बाज नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं थर्ड चैप्टर पे। तो देखिए, अब आपका चैप्टर 3 है नेकी और बदी, है ना। ये किसकी नज़्म है? नज़ीर अकबराबादी की, ठीक है। चलिए तो अब इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें आपका सवाल दिया गया है कि नज़ीर अकबराबादी की हालात ज़िंदगी और तर्ज तहरीर पर क्या करना है, आपको उनकी बयान करना है कि तर्ज तहरीर क्या है उनका और उनकी हालात ज़िंदगी क्या है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर रिपीट होते हैं, देखने को मिलते हैं, तो इसे ज़रा एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि नज़ीर अकबराबादी का नाम, जो पूरा नाम है, मोहम्मद वली था, दिल्ली में पैदा हुए थे, है ना, फिर आगरे में आकर बस गए थे। नज़ीर अवामी शायर थे, ठीक है। उन्होंने हिंदुस्तान के माहौल की अक्कासी की। अच्छा, आप में से किसी ने पूछा था मैम अवामी शायर का क्या मतलब होता है। अवामी शायर का मतलब होता है ऐसा शायर जो अवाम में मकबूल हो जाए, है ना, अवाम में फेमस हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने मौसमों, मेलों, त्योहारों, इंसान की ज़िंदगी, इन सब के पहलुओं पर अलग अलग नज़में लिखी हैं, है ना। उनकी बहुत सारी नज़में हैं, जैसे यहाँ लिखा है रोटियाँ, बंजारानामा, मुफलिसी, होली, आदमीनामा, है ना, कृष्ण कन्हैया का बालपन, तो ये वगैरह इनकी कुछ मशहूर नज़में हैं। इन्होंने बहुत सारे शख्सियतों पर भी नज़में लिखी है, मौसमों पर भी नज़में लिखी हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा, ये एज इट इज़ लर्न कर लीजिएगा। 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। इसके बाद इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने आपको चैप्टर में से जो क्वेश्चन बताए हैं वो तो सब है ही इंपॉर्टेंट, उनको तो आप लोग पढ़ के जाएंगे ही, उसके अलावा इनकी भी प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे। क्या लिखा है? नज़्म नेकी और बदी का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो अब आपको पता है कि भाई जो नज़्म है नेकी और बदी, इसमें क्या कहते हैं कि भाई ये जो दुनिया है ये कैसी बस्ती है, यहाँ जो जैसा करता है उसको वैसे ही मिलता है। नेकी करोगे तो नेकी मिलेगी, बदी करोगे तो बदी मिलेगी, है ना। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ठीक है। तो इसको आप अपने लफ्ज़ों में पढ़ के लिख लीजिएगा। अब अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ये पूरा नज़्म बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दी, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है सबक नंबर 4, इसका ये कहानी है जिसका नाम है कौल का पास, और इसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो देखिए, आपके जो आपके दरसी जो इक़्तिबास आते हैं उसमें जैसे एक इक़्तिबास दे दिया जाएगा। सॉरी बेटा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर रहता है, ठीक है। चलिए, और इस टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक रहता है। खैर, देखिए इसमें यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि भाई मुंशी प्रेमचंद ऐसे पैराग्राफ देंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई बताइए ये कौन से सबक से लिया गया और इसको लिखने वाले कौन हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस सबक से लिया गया और इसको लिखने वाले कौन हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें जो आपका पहला सवाल है वो लिखा है रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह से की थी, है ना। तो कैसे की थी कि जब उसे पहरेदार ने रघुपत को सामने आने पर क्या करा, गिरफ्तार नहीं किया था, है ना। इस बात पर नाराज़ होकर मुगल के जो अफसर थे उन्होंने क्या करा था, पहरेदार को गिरफ्तार कर लिया था, है ना। अब जब पहरेदार को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया तो जब ये बात रघुपत को पता चली तो वो क्या हुआ, वो वहाँ से वापस आ गया और जो मुगलिया अफसर थे उनके सामने ख़ुद को पेश कर दिया कि भाई देखो मैं ये हूँ, आप इसे छोड़ दो, ये बेगुनाह है, इसने कोई गुनाह नहीं किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका देखिए यहाँ लिखा है मुंशी प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी और तर्ज बयान पर क्या करना है, आपको नोट लिखना है। ये ज़र्ज़ नहीं है, तर्ज है, ये जोए का नुक्ता नहीं है, ठीक है, ये तोए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका जवाब है। देखिए ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि भाई जैसे नज़ीर अकबराबादी के ऊपर लिखने को आता है, इसी तरह से आपका मुंशी प्रेमचंद के ऊपर लिखने को आता है कि भाई मुंशी प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी के बारे में लिखिए। तो आपको पता है मुंशी प्रेमचंद बनारस के एक गाँव है जिसका नाम है लम्ही, वहाँ पैदा हुए थे। उनका असल नाम धनपत राय था, है ना। इसके बाद कब पैदा हुए थे, ये 1880 में पैदा हुई थी और 1936 में इनकी वफ़ात हो गई थी, है ना।
इसके बाद जो है आप ये लिख सकते हैं कि भाई इन्होंने बहुत सारे अफ़साने और नावल लिखे हैं। इनके अफ़साने और नावल के जो बेशतर किरदार हैं वो कौन हैं? सारे गाँव के देहाती किसान वग़ैरह ही इनके नावल के किरदार हैं मेन, ठीक है। इसके अलावा इनके कुछ अफ़साने और उनके नाम आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है उनके कुछ अफ़सानों का और उसका आपके नावल्स का नाम दे रखा है, बाज़ार हुस्न, गोदान, मैदान अमल, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, यहाँ नीचे ये देखिए दे रखा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट सबक है इसका क्या नाम है? सबक नंबर 5 ये गज़ल है, मीर तक़ी मीर की गज़ल है और इसका नाम है हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें जो आपका मेन सवाल देखिए क्या लिखा है, गज़ल के लुग़वी मायने क्या होते हैं? तो आपको पता है महबूब से हुस्न और इश्क की बातें करना, औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना, ये गज़ल के डेफिनेशन है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? तो आपको पता है बैतुल गज़ल कहा जाता है गज़ल के सबसे अच्छे शेर को। शेर में खाना ख़राब किसे कहा गया है? तो आपको पता है आशिक को कहा गया है। खाना ख़राब का मतलब होता है जिसके कोई घर बार ना हो, उजड़ गया हो सब कुछ, है ना। और ऐसा इंसान कौन होता है? शायर होता है, ठीक है। आगे लिखा है इंसान की ज़िंदगी की क्या हकीकत है? तो आपको पता है कि इंसान की ज़िंदगी की हकीकत पानी में बने उस बुलबुले के मानिंद है जो किसी वक्त भी फूट सकता है। इसमें आपका अगला सवाल है मीर की किन्हीं 2 मसनवियों के नाम लिखिए और मीर की 2 सबसे मशहूर मसनवियाँ हैं, एक है बहार इश्क और एक है शोला इश्क, ठीक है। तो आप इसे कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आपका अगला चैप्टर नंबर 6 है जो कि एक मजमून है जिसका नाम है पानी की आलूदगी। इसमें देखिए आपको सवाल लिखा है खाने पीने की चीज़ें किस तरह आलूदा होती हैं? तो आपको पता है कि खाना पीने की चीज़ें अगर हम ढक के ना रखें, उन्हें खुला छोड़ दें तो वो क्या हो जाती है? आलूदा हो जाती है, गंदी हो जाती है। पानी की आलूदगी किस तरह रोकी जा सकती है? तो पानी की आलूदगी को किस तरह से रोका जा सकता है कि भाई उसमें जो जानवर है या जो लोग नहाते हैं इन सब चीज़ों को रोक दिया जाए, इन सब पे मतलब रोक लगा दी जाए, या मैले कचरा जो है उसे हम डालते हैं, इन सबको अगर रोक लिया जाए या उसे प्योर करके डाला जाए तो पानी की आलूदगी को कम किया जा सकता है। अगला सवाल लिखा है आलूदा पानी को पीने के काबिल हम कैसे बना सकते हैं? तो आपको पता है उसे उबाल कर, ठंडा करके, छान कर साफ़ बर्तन में कर लिया जाए, है ना। और उसमें 2 चुटकी जो है पोटेशियम डाल देते हैं, है ना। तो उससे क्या है जरासीम मर जाते हैं, तो ये पानी जो है पीने के लायक बन जाता है। आजकल हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, प्योरीफाई लगवाते हैं और प्योरीफाई से प्योर कर लेते हैं। अगला सवाल लिखा है हवा में आलूदगी किस तरह पैदा होती है? ठीक है, तो हवा में कैसी आलूदगी पैदा होती है? देखिए अब आपको पता है कि हवा में आलूदगी से मुराद ये है कि जो माहौल है ना, हवा में आलूदगी किस तरह पैदा होती है? तो आपको पता है कि जो आपके माहौल में यानी फ़िज़ा में माहौल में उड़ने वाली जो धूल मिट्टी है, कारखानों का जहरीला धुआं है ना, नुकसान देने वाली गैसें हैं ज़हरीली जो आपके एसी, फ्रिज और आपकी गाड़ियों से निकलती हैं, है ना, वो क्या है, वो हवा को आलूदा करती है, हवा को क्या करती है, गंदा करती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारी तंदुरुस्ती जो है वो भी ख़राब होती है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर है आपका सबक नंबर 7 जो कि एक मजमून है जिसको लिखा है किसने? सैयद एहतिशाम हुसैन ने। नाम है ज़बानों का घर हिंदुस्तान। चलिए तो इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। आपको पता है ना कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सवाल है आपका हिंदुस्तान की क्या खुसूसियत है ना, हिंदुस्तान की खुसूसियात क्या हैं? तो लिखा है जवाब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ मुख्तलिफ़ मज़हब, नस्ल और कौम के लोग रहते हैं जो अलग अलग ज़बानें और बोलियाँ बोलते हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ जोग्राफियाई हालात हैं, जैसे पहाड़ी इलाके हैं, रेगिस्तान है ना, वादियाँ हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, मैदानी इलाके हैं, ठीक है। यहाँ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ अलग अलग मज़हब के लोग होने के बावजूद यकता और इत्तेहाद के साथ रहते हैं, यानी सब मिलजुल के रहते हैं, किसी तरह की कोई दंगेबाजी और लड़ाई झगड़ा हम नहीं करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए लिखा है उर्दू ज़बान के मुताल्लिक़ एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो आपको पता है उर्दू ज़बान जो है वो हिंद आरियाई ज़बान है ना, इसी मुल्क में पैदा हुई है, यानी हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है और यहीं पली बड़ी है। दिल्ली और इसके अतराफ़ यानी इसके आसपास का जो एरिया, इसके चारों तरफ में ये पैदा हुई है, यहीं इसने क्या है परवरिश पाई है,
है ना। और सबका अपना अपना लोग कहना है कि भाई कभी इसे गुजराती, दखनी, कभी हिंदी, कभी हिंदवी, कभी उर्दू मोहल्ला कहा गया, कभी रेख्ती कहा गया, कभी रेख्ता कहा गया, और बाद में आके इसका क्या नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया उर्दू, है ना। कहते हैं दिल्ली में पैदा हुई और परवान कहाँ चढ़ी, दक्कन में चढ़ी, है ना। सर सैयद और उनके रफ़क़ा ने इस ज़बान को इश्क और आशिकी के मैदान से निकाल कर इल्म और अदब की ज़बान बनाने में अहम रोल अदा किया। ठीक है, रोमानवी तहरीक और आपकी तरक्की पसंद तहरीक के हाथों पर ये क्या है, परवान चढ़ी, और आज हिंदुस्तान में जो उर्दू है बल्कि और मुख्तलिफ़ मुल्कों में भी बोली जाती है, खाली हिंदुस्तान में नहीं बोली जाती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी इसके पैदाइश को लेके मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं। कोई कहता है दिल्ली में पैदा हुई, कोई कहता है दक्कन में हुई, कोई कहता है ब्रज भाषा से निकली, कोई कहता है पंजाब में हुई। तो सबके अपने अपने नज़रिए हैं। ठीक है, जब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उर्दू के मुख्तलिफ़ नज़रिए क्या हैं। अब देखिए ये आपका सबक नंबर 8 है जिसका नाम है रुबाइयात, और ये है किसकी, मीर अनीस की। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पहला सवाल कि भाई रुबाई किसको कहते हैं, तो आपको पता है 4 मिसरों वाली जो नज़्म होती है उसे रुबाई कहा जाता है। इसमें एक टॉपिक को 4 मिसरों के अंदर ख़त्म कर दिया जाता है। उर्दू की सबसे छोटी नज़्म की किस्म क्या है, तो आपको पता है उर्दू की सबसे छोटी किस्म जो है वो क्या है, रुबाई है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ 4 मिसरों में होती है। आगे आ जाइए, दिल में फ़रवतनी को जगह कौन देता है, तो आपको पता है कि अल्लाह जिस शख्स को मर्तबा दे देता है ना, वही दिल में फ़रवतनी को जगह देता है। आगे आ जाइए, करते हैं यही मगसना आप अपनी, ठीक है, में जो लफ्ज़ है ना, इसमें मैं का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ बताते हैं कि तई मगज़ का मायने है कि जिसका दिमाग क्या हो, खाली हो। ठीक है, यानी वो लोग जो दिमाग से खाली है ना, आपने सुना होगा कि भाई खाली बर्तन जो है वो ज़्यादा आवाज़ करता है। अगला लिखा है अपनी सन अपने आप कौन करता है, तो फिर वही बात आ गई कि भाई जो खाली दिमाग का शख्स होगा वो ही अपनी तारीफ़ अपने आप करेगा। ठीक है, अगला देखिए सवाल क्या लिखा है, खाली ज़र्फ़ के सज़ा देने से क्या मुराद है। फिर वही बात, जो खाली जहन है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके अंदर इल्म की कमी है, वही शोर करेंगे, वही कहेंगे हम ये हैं, हम ये हैं, हमें मानो, हमें जानो, है ना, वही बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। ठीक है, अब इस शेर में शायर की क्या मुराद है, तो आपको पता है कि भाई शायर इसमें ये कहना चाहता है कि बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है जो एक बार आ जाए तो जाता नहीं है, और जवानी एक ऐसी चीज़ है जो आती है, आते के साथ ही क्या होती है, चली जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, दुनिया भी अजब सराय फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी। इसमें देखिए यहाँ लिखा है, इस शेर में शायर ने दुनिया को सराय फ़ानी क्यों बताया, तो आपको पता है कि इस दुनिया की तमाम चीज़ें जो है वो फ़ना होने वाली हैं। कोई भी चीज़ इस दुनिया में ऐसी नहीं है जो परमानेंट हो। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ऐसा कहा है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, अब ये सबक नंबर 9 शुरू होता है आपका। इसका क्या नाम है, खुदा के नाम ख़त। अभी मैंने जो आपको सैम्पल पेपर कराया है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई खुदा के नाम ख़त जो सबक है ये किस कहानी का तर्जुमा है, कौन सी ज़बान से ये तर्जुमा किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से आप लिखेंगे कि भाई ये एक स्पेनी कहानी है, लोक कहानी, उससे तर्जुमा किया गया है। ठीक है, चलिए इसके सवाल जवाब देखते हैं। पहला सवाल देखिए, लिखा है लेंशो ने खुदा के नाम ख़त में क्या लिखा। तो लेंशो ने ख़त में लिखा था कि तू ही सबकी मदद करता है ना, तो ज़रा मेरी भी मदद कर दे, क्योंकि मेरी जो फसल है वो तो बर्बाद हो गई है ना। तो मेरे बीवी बच्चे सब क्या भूखे मर जाएंगे, इसलिए मुझे ना 100 रुपये की ज़रूरत है, 100 रुपये मुझे भेज दे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है, ज़िलाबारी हुई है, यानी कि आपके ओले गिरे हैं, तो उसने क्या कर दिया, खेत को बर्बाद कर दिया है। तो मुझे जल्द से जल्द क्या कर दे, 100 रुपये भेज दे। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल लिखा है, लेंशो ने पहले ख़त का जवाब मिलने के बाद दूसरे ख़त में क्या लिखा था। तो लेंशो ने दूसरे ख़त में ये लिखा था कि जो मैंने रकम तलब की थी तूने मुझे पूरी भेजी है, मुझे पता है, यानी तूने तो 100 रुपये भेजे हैं, लेकिन ये डाक खाने वाले ना चोर हैं, है ना, इन्होंने मुझे क्या करा है, 30 रुपये चुरा लिए और सिर्फ 70 रुपये भेजे हैं। तो अगली बार से आप मुझे जो भी भेजेंगे वो डाक खाने के ज़रिए नहीं भेजेंगे। क्यों, क्योंकि डाक खाने वाले जो हैं वो क्या हैं, चोर हैं, बेईमान हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको अगला सवाल दिया गया, मज़मून की कितनी किस्में होती हैं। तो अब आप बता देंगे भाई 3 किस्में होती हैं। ठीक है, अब अगला सवाल आपसे दिया गया है कि भाई मज़मून की तारीफ़ बयान कीजिए। भाई मज़मून नवसी किसे कहा जाता है, उसकी तारीफ़ बयान कीजिए। वैसे ये क्वेश्चन इस तरह के आपके आते नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने बना दिया है तो आप लोग इसे एक बार देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका सबक नंबर 10 है, ये एक मज़मून है ना, जो किसने कहाँ से लिया गया है, जिसका क्या नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम है। ठीक है, ये इदारे की तरफ से लिया गया है, इसको किसने लिखा है यहाँ पे मेंशन नहीं है। चलिए इसके सवाल जवाब पढ़ते हैं।
अब देखिए इसमें पहला सवाल आपको लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हालात पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो आपको पता है कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, है ना। और उनका जो ताल्लुक़ था वो एक जो कहार होते हैं ना, जिन्हें हम लोग हिंदी में तो कहार बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या इंग्लिश कहना है, उर्दू में क्या बोलेंगे, महार ख़ानदान से था, है ना, जो नीची जात मानी जाती है ना। और पहले ज़माने में छुआ-छात भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है ना। तो इसलिए उनको कभी भी इंसाफ़ नहीं मिल पाया, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती रही। हर जगह पे उनको कहीं न कहीं किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख सकते हैं। अब आपका ये चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम गज़ल है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की ये गज़ल है, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, है ना। तो ये गज़ल मैंने पूरी पढ़ा दी, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बेटा देखिए वो वन शॉट वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ चैप्टर मुझसे मिस हो गए थे, तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि मैम ये चैप्टर नहीं है, इसलिए मैं ये वन शॉट दोबारा बना रही हूँ। दोबारा में कुछ हम नए क्वेश्चन भी ऐड ऑन कर रहे हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो आप उसे देखेंगे। और इसमें मैंने सारे चैप्टर्स लिए, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम ये चैप्टर नहीं आएगा या वो चैप्टर नहीं आएगा, तो बेटा मैं आप लोग से बार बार कह रही हूँ, जो आए या ना आए आपको सब पढ़ के जाना है। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं और से क्वेश्चन आ गया या ऐसे कोई चैप्टर से क्वेश्चन आ गया जो नहीं आ रहे, फिर आप क्या करेंगे बताइए। किसको ब्लेम देंगे, अपने स्कूल के टीचर को, मुझे, या अपने आप को, समझ रहे हैं। तो इसलिए सारा पढ़ के जाइए, ठीक है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसमें पहला सवाल है कि गज़ल में रदीफ़ किसे कहते हैं। तो आपको पता है गज़ल में हर शेर के आखिर में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, और जो बार बार क्या होता है, रिपीट होता है, उसे क्या कहते हैं, हम रदीफ़ कहते हैं। और रदीफ़ से पहले आने वाला जो है, यहाँ देखिए लिखा है, जो एक जैसी आवाज़ पर ख़त्म होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको काफ़िया कहा जाता है, ठीक है। रदीफ़ और काफ़िया इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर पूछा जाता है। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है बहादुर शाह ज़फ़र ने ज़ौक़ को कौन कौन से खिताब अता किए थे। तो आपको पता है मुल्कुश शुअरा का उनको खिताब दिया था, और ख़ाक़ान हिंद का भी खिताब उन्हें मिला है, ठीक है। अगला सवाल है लाई हयात आया क़ज़ा ले चली चले, ये मिसरा जो है शायर ने, मतलब शायर की किस गज़ल से, तो ये कौन से शायर की गज़ल है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, ठीक है। देखिए पिछले क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वन शॉट में, वो सब भी आप रिवाइज़ करके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैम ने ये नई वन शॉट बना दी है तो अब हम उसको नहीं देखेंगे, ठीक है। दोनों वन शॉट आप देखेंगे। दूसरी वाली का अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये देखिए आपका सबक नंबर अगला है। इसमें क्या लिखा है, मज़मून सबक नंबर 12 आदमी की कहानी है, मोहम्मद मुजीब का है ये, ठीक है। चलिए तो इसको पढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल लिखा है, ये दुनिया पहले क्या थी। तो आपको पता है क्या थी, ये आग का गोला है, जो साइंटिफिक है ना। अगला सवाल लिखा है आतिशफ़िशा के क्या मायने। आतिशफ़िशा के मायने है आग लगने वाला, है ना, जिससे आग लग जाए। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, एक सेकंड में इसे थोड़ा सा इधर खिसका लेती हूँ ताकि आपको पूरा दिखने लगे, है ना। अब ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है खोपड़ी में ना समाना मुहावरे का क्या मतलब है। तो ऐसा जिससे कुछ समझ ना आए, है ना। कहते हैं तुम्हारी बात ये खोपड़ी में नहीं घुसती, खोपड़ी किसे कहता है, सर को कहा जाता है, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आजकल के आलम ज़मीन की बनावट से ज़मीन की उम्र का अंदाज़ा किस तरह लगाते हैं। तो अब जो आजकल के आलिम हैं वो किस तरह से अंदाज़ा लगाते हैं। तो आपको पता है कि ज़मीन की जो बनावट है, चट्टानें हैं, है ना, जो चट्टानों की उसकी जो मतलब किस तरह से टूटी है, कितनी गहरी है, कितनी सख्त है, उससे ही उस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना। तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये मुहावरा है, इसको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो क्या कहते हैं, हम सारे दोस्त एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, है ना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे मतलब एक ही थाली के लोग, है ना, जिसमें कोई भी चीज़ अलग ना हो, सब एक ही जैसे हों, ठीक है। अगला देखिए यहाँ नेक्स्ट आपको दिखा है, क्योंकि देखिए इस तरह के क्वेश्चन वैसे आएंगे नहीं, तो अगर आप लोग चाहे तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका सबक नंबर 13 है गज़ल, जो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की है। इसका गज़ल का क्या नाम है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। चलिए इसको पढ़ते हैं। वैसे ये गज़ल मैंने पढ़ा रखी है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अगर आप लोग चाहें तो इसको एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लर्न कर लीजिए कि मिर्ज़ा गालिब किस सवाने पर मुख्तसर बयान करना है आपको।
तो आपको पता है कि 1797 में आगरा में पैदा हुए थे। कम उम्र में ही वालिद का इंतकाल हो गया था। फिर चाचा ने इनको पाला, इनकी परवरिश करी, लेकिन कुछ अरसे बाद इनके चाचा का भी इंतकाल हो गया था। नज़्म और नस्र दोनों में उनको दिलचस्पी थी, है ना। और यकसा मतलब होता है एक जैसी, एक बराबर कुदरत रखते थे, यानी नस्र भी बहुत अच्छी लिखते थे और नज़्म भी बहुत अच्छी कहते थे, ठीक है। तो आपके क्या है, आपके 2 मजमूए हैं, ऊद हिंदी और आपका उर्दू मौला, ये दोनों खतूत के मजमूए हैं, है ना। इसके अलावा उनका एक बहुत अच्छा सा दीवान है जिसे दीवान गालिब कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मंदरजा ज़ेल लफ्ज़ के मायने लिखिए। उम्मीद बर ना आना, यानी कोई उम्मीद पूरी ना होना। सूरत, सूरत के मतलब तदबीर हैं। अब देखिए ये लफ्ज़ मायने आपके नहीं आएंगे, लेकिन हाँ एमसीक्यू जो आते हैं उसमें वो पूछ सकते हैं कि उम्मीद बर ना आने का क्या मतलब है। अब आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से कोई एक टिक करना होगा आपको, तो इसलिए ज़रा इसके मायनों को भी ध्यान से देख लीजिए। अभी आप में से किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था कि मैम 10th क्लास के बोर्ड में लफ्ज़ मायने आते हैं या नहीं। उसका रिप्लाई मैंने यही किया था कि नो, बट बेटा एग्जैक्टली वर्ड मीनिंग नहीं आते हैं। ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है कि एक वर्ड दे देंगे, है ना, और कहेंगे इसका मीनिंग बताइए, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि लफ्ज़ मायने क्या है, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह से वो मुतज़ाद अल्फाज या आपके मुतरादिफ अल्फाज देते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब देखिए ये आपका सबक नंबर 14 है जिसका नाम है इंटरनेट, ठीक है। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला सवाल लिखा है आपका, एटीएम मशीन का पूरा नाम क्या है। तो आपको पता है ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ आपको उर्दू में भी दिया गया है। आगे लिखा है मॉडेम किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि जो मॉडेम है ये एक आला है जो कंप्यूटर में गिनती के लिए, है ना, और इबारतों को एक ख़ास किस्म के इशारों में तब्दील करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला सवाल लिखा है कि ईमेल क्या है ना, ईमेल क्या है बताइए। तो ईमेल भी एक क्या है, इंटरनेट का या खिदमत का हिस्सा है जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड कराता है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ भी अपनी बात, कोई भी अपनी रिक्वेस्ट, है ना, वो लिख कर क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगले सवाल पे आ जाइए, www को पूरा नाम बताइए। तो आपको पता है इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, तो आप इसे लिख सकते हैं। अगला सवाल लिखा है कंप्यूटर की इंटरनेट या ईमेल खदमात हासिल करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आपको पता है कि इनको खदमात हासिल करने के लिए मेन 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले मॉडेम का होना ज़रूरी है। नंबर 2 आपके टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन जिससे भी आप करेंगे इंटरनेट, किस में चलाएंगे, है ना। उसके बाद इंटरनेट सर्विस का होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी तो इंटरनेट चलेगा, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है FTP, है ना, फाइल ट्रांसफ़र आपका जो होता है ये किसके ज़रिए की जा सकती है, ठीक है। तो आपको पता है ये किसके ज़रिए की जा सकती है, वेबसाइट में महफूज की जाने वाली जो आपकी चीज़ें होती हैं उनको इसमें देखा जा सकता है, ठीक है। उसकी नकल वगैरह की जाती है, तो ये आप लोग ले लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे इंटरनेट से इतने ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर लीजिए। बाकी मोटे मोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इंटरनेट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सबक है आपका सबक नंबर 15 जिसका नाम है नई रोशनी। देखिए मैंने आपके सारे चैप्टर्स आप लोग को पढ़ा दिए हैं। अभी भी आपके पास एक आध दिन का वक्त है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी ये वन शॉट जो मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ, ग्रामर के लिए आप लोग कह रहे हैं मैम सनत वगैरह बताइए। तो बेटा देखिए सनत वगैरह की भी वीडियोज़ अपलोड है, आप लोग प्ले का इस्तेमाल करा करें। कितनी बार आप लोग से कहूँ मैं ये बात, प्ले का इस्तेमाल कीजिए। हर चीज़ के लिए मैंने आपकी अलग प्ले बना दी, आपको आसानी हो, सहूलियत हो। अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ बताइए, है ना। तो आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें। ग्रामर की अलग है, एससी और आपके पैराग्राफ की एक अलग प्लेलिस्ट है, एप्लीकेशन और लेटर की एक अलग प्लेलिस्ट है। सारी प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई गई हैं, चैप्टर वाइज अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो आप लोग उससे देखें, उससे मदद लें और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करें, है ना। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ आपको सवाल दिया गया है, लुई बेल किस कस्बे में पैदा हुए, ठीक है। तो आप बता दीजिए कहाँ हुए थे वो पैदा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेरिस के नज़दीक हुए थे, कोप, है ना, कोबरे में, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला सवाल लिखा है, क्लास में बच्चे किस बात पर हैरत ज़दा थे। उनको पता है, वो इसलिए हैरत ज़दा थे कि उनकी क्लास में एक ऐसा लड़का आने वाला है जो क्या है, जो नाबीना है। बच्चे इस बात पर हैरत ज़दा थे कि रोज़ की तरह क्लास में शोर नहीं था, है ना। और बस आप इतना याद रखिए, इतना ये डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि बच्चे इसलिए हैरत ज़दा थे क्योंकि उनके साथ एक नाबीना बच्चा पढ़ने वाला था, ठीक है।
अब देखिए अगला सवाल आपको दिया गया है, ब्रेल के ज़रिए पढ़ाई कैसे की जाती है? तो अभी मैंने पिछली शॉर्ट में भी आपको समझाया कि वो उभरे हुए कागज़ होते हैं, नुक्ते बने हुए होते हैं, 6 नुक्ते होते हैं, ठीक है? उससे ना अलग-अलग वर्ड्स को बनाया जाता है नुक्तों की फ़ॉर्मेशन से ही। तो जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो उस पे हाथ फेरते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये क्या लेटर लिखे और उसके थ्रू वो उसे पढ़ लेते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है, नाबीना लोग क्रिकेट किस तरह से खेलते हैं? तो आपको पता है कि वो गेंद उनकी एक अलग किस्म की बनाई जाती है कि अगर उनको लग जाए तो उससे चोट ना लगे और उसके बाद उसमें से एक आवाज़ भी निकलती है जिसे वो सुन के अपने बल्ले को घुमाते हैं या उसको हिट करते हैं, ठीक है? आगे देखिए यहाँ लिखा है, किस विटामिन की कमी की वजह से आँखों की बीनाई जो है वो कम हो जाती है? बीनाई का मतलब होता है आँखों की स्लाइटिंग पावर, देखने की क्षमता, है ना? तो कैसे खत्म हो जाती है? विटामिन ए की वजह से होता है ऐसा। आगे देखिए लिखा है, आँखों की हिफाज़त के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि सब्जियाँ खानी चाहिए, हरी सब्जियाँ खानी चाहिए या ऐसे फल खाने चाहिए जिसमें विटामिन की मात्रा ज़्यादा हो, है ना? और इसके बाद आँखों को साफ़ पानी से धोना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप लोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। अब ये आपका चैप्टर नंबर 16 है जिसका नाम है नज़्म। ये किसने लिखी है? अल्लामा इक़बाल ने लिखी है और इस नज़्म का क्या नाम है? पहाड़ और गिलहरी। बेटा आज ही आपको ये वीडियो मिल गई है, कल मैं आप लोगों के लिए राइटर्स की वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। कल भी नहीं बल्कि आज शाम तक, ठीक है? आज शाम को आपको राइटर्स की वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैं आपको ये भी ट्रिक बताऊँगी कि भई आप राइटर्स के बारे में लर्न कैसे करें। आपको बहुत सारे राइटर और पोएट को पढ़ना है, उन्हें याद करना है, तो इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे इतने ढेर सारे राइटर्स और पोएट्स के बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है? तो देखना ना भूलें उस वीडियो को आप लोग। देखिए पहला सवाल जो लिखा है, इक़बाल की शायरी पर रोशनी डालें, है ना? तो आप बता सकते हैं कि इक़बाल की जो शायरी है वो पयामी शायरी है। इक़बाल को पयामी शायर कहा जाता है और शायर मशरक़ भी कहा जाता है ना? तो इनकी जो शायरी है वो फ़लसफ़ी है, फ़लसफ़ा है उसके अंदर ना, खुद ही का तसव्वुर है उसके अंदर, ठीक है? वो पैगाम देते हैं लोगों को। तो यहाँ पे आपको पूरा दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। सबक नंबर आपका 17 है, मज़मून है जो कि माख़ूज़ है। माख़ूज़ का मतलब होता है कहीं से लिया गया। इसका चैप्टर का नाम है आपका रज़िया सुल्तान। देखिए बेटा आप लोग सोच रहे होंगे मैम किसी में तो इतने ढेर सारे क्वेश्चन करा रही हैं, किसी में 1-2 करा के ही निकल रही हैं। तो बेटा देखिए जिसमें मैं ढेर सारे करा रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रही हूँ, ठीक है? और जिसमें कम करा रही हूँ तो उसमें मैंने पिछली वन शॉट में सारे करवा रखे हैं, तो इसलिए मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाह रही थी, ठीक है? तो इसलिए उनमें कम करा रही हूँ, ठीक है? चलिए अब रज़िया सुल्तान को भी पढ़ लेते हैं। देखिए रज़िया सुल्तान के बहुत सारे सवाल मैंने आपको कल भी करा दिए थे, है ना? आप देखें यहाँ पे जो नेक्स्ट सवाल है जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि रज़िया सुल्तान की क्या खूबी थी, है ना? उनकी खुसूसियत क्या थी? तो आपको पता है कि भई वो दिल्ली की बल्कि हिंदुस्तान की पहली मलिका बनी थीं, है ना? जो दिल्ली के तख्त पर बैठी थी और अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थीं। जब वालिद की वफ़ात हो गई तो उसके बाद रज़िया सुल्तान को ही पेश किया गया कि भई आप बनें, है ना? लेकिन मना कर दिया गया था क्योंकि औरत जो है वो तख्त-ताज पर नहीं बैठ सकती है, तो उन्होंने अपने भाई को बैठाल दिया था। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि उनके भाई सही से काम नहीं कर रहे और उनको कत्ल कर दिया गया, तो रज़िया सुल्तान ही वापस बैठ गई थी, ठीक है? अगला सवाल लिखा है, रज़िया के सिपाही, रज़िया की सियासी दिलचस्पी को कलमबंद कीजिए। अब उनकी सियासत में क्या-क्या दिलचस्पियाँ थीं, है ना? वो सारे आपको बताना है कि भई वो बहुत बहादुर थी, जो भी मुश्किलें थी उनका डट का सामना करती थी, है ना? फ़ौज की कमान खुद सँभालती थी, कभी भी उन्होंने फ़ौज किसी और के भरोसे नहीं छोड़ी, है ना? अपने नाम का सिक्का भी जारी किया, है ना? तख्त पर बैठने के बाद उन्होंने, और पहले से भी उन्हें तलवारबाज़ी, घुड़सवारी इन सब चीज़ों का शौक था, ठीक है? तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। आपका सबक नंबर 18 कहानी है, रतन सिंह ने लिखी है। इसका क्या नाम है? काठ का घोड़ा। चलिए इसको पढ़ते हैं। पहला सवाल देखिए लिखा है, रतन सिंह की सवाने हयात पर रोशनी डालिए। देखिए रतन सिंह के ऊपर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ क्योंकि भई ये सीबीएसई है ना? बोर्ड का पेपर है, जो छोड़ के जाएँगे पेपर वहीं से आएगा, इसलिए सब कुछ पढ़ के जाइए, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आप देख लेंगे। बाकी देखिए यहाँ लिखा है, काठ का घोड़ा अफ़साने पर रोशनी डालिए। तो अब ये जो अफ़साना है ना, इसको आपको अपने लफ्ज़ों में लिखना है। अगर ये आपने स्टोरी पढ़ी है तो इसको आप अपने लफ्ज़ों में बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ये सबक नंबर 19 है आपका जिसका क्या नाम है? ए शरीफ इंसानों, है ना? ये एक नज़्म है जिसको किसने लिखा है? साहिल लुधियानवी साहब ने लिखा है। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं।
पहला सवाल लिखा है साहिल लुधियानवी की शायरी का पहला मजमूआ कौन सा है? तो आपको बताना है तल्खियाँ है उनका पहला मजमूआ, ठीक है। दूसरा सवाल लिखा है उनकी फ़िल्मी गीतों के मजमूए का क्या नाम है? तो आपको पता है लिखा है गाता जाए बंजारा, ठीक है। तो ये उनकी फ़िल्मी जो गीत है उसके मजमूए का नाम है। आगे देखिए लिखा है खेत अपने जले के गैरों के ज़िस्त फ़ाक़ों से तिलमिलाती है। इस मिसरे में लफ्ज़ ज़ीस्त के क्या मायने हैं? ज़ीस्त के माने बेटा ज़िंदगी के होते हैं, ठीक है। आगे देखिए रूह तामीर ज़ख्म खाने से शायर का क्या मुराद है? तो आपको पता है रूह तामीर का मतलब क्या होता है? दुनिया की जो तरक्की है उसमें रुकावट आएगी। जब हम क्या करेंगे? हम लड़ेंगे आपस में, है ना? एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो इनडायरेक्टली कहीं न कहीं हम अपने मुल्क का नुकसान कर रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए अभी आपका सबक नंबर 20 है जो कि तर्जुमा है अवंती इसका नाम है। ग़ालिबन ये चैप्टर आपका आ नहीं रहा है, ये जापानी लोक कहानी से माख़ज़ है, तो इसे याद रखिएगा क्योंकि अभी आपके सैम्पल पेपर में पूछा गया था कि खुदा के नाम जो ख़त है वो किसका तर्जुमा है ना? कौन-सी ज़बान से तर्जुमा किया गया है, ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब यहाँ लिखा है अवंती ने ज़मीन का मरकज़ कहाँ बताया? तो आपको पता है उसने क्या कहा? गधे की तरफ इशारा करके कहा जहाँ ये मेरा गधा खड़ा है, सेम इसके कदमों के नीचे जो ज़मीन का मरकज़ है। मरकज़ मतलब सेंटर। अब अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप नाप लीजिए। दूसरा सवाल उन्होंने कहा था कि आसमान में कितने तारे हैं? तो अवंती ने इसका क्या जवाब दिया था? तो अवंती ने कहा जितने मेरे गधे के बदन पर बाल हैं ना, ठीक उतने ही आसमान में तारे हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है सराय वाले और मज़दूरों में क्या झगड़ा था? तो सराय वाले और मज़दूरों ने एक मुर्गे का कबाब खा लिया था। सराय वाले ने उसके 1000 रुपये मांगे। मज़दूर ने कहा मैं इतने पैसे नहीं दूंगा। इसी बात पर झगड़ा चल रहा था, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस कहानी को एक बार पढ़ भी सकते हैं। अगला सवाल लिखा अच्छा बताओ मेरे सर पर कितने बाल हैं? अवंती ने इसका क्या जवाब दिया? तो अवंती ने इसका जवाब दिया कि अगर तुम बता दो कि मेरे गधे के दुम में कितने बाल हैं तो मैं तुम्हारे सर में जितने बाल हैं वो बता दूंगा, है ना। आगे देखिए यहाँ लिखा है अगर अगर तुम मुर्गा ना खाते तो वो कितने अंडे देती? ये बात किसने और किससे कही? तो आपको पता है कि ये बात जो है सराय वाले ने कही थी। किससे कही थी? मज़दूर से कही थी कि अगर तुम मेरा मुर्गा नहीं खाते तो भई इससे कितने बहुत सारे बच्चे निकल सकते थे। ठीक है, आगे लिखा मुसन्निफ़ ने सराय वाले और मज़दूर के झगड़े का फ़ैसला कैसे सुनाया? तो सराय वाले ने मज़दूर और झगड़े का फ़ैसला सुनाते हुए कहा सराय के मालिक को सिर्फ़ एक मुर्गे की कीमत ही क्या करनी है? अदा करनी चाहिए। है ना? पाने का इख्तियार है तो आप सिर्फ़ एक मुर्गे की कीमत ही दे दें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ये आपका चैप्टर नंबर 21 है। ये एक ड्रामा है, हबीब तनवीर का ड्रामा है जिसका नाम है कारतूस। ठीक है? चलिए इसके सवाल जवाब भी देख लेते हैं। बेटा कारतूस के जितने भी सवाल थे वो मैंने आप लोगों को पिछली वन शॉट में करवा दिए हैं, इसलिए इसमें कोई इम्पॉर्टेंट सवाल नहीं थे। तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 22 पे आ जाते हैं जो कि एक नज़्म है आपकी कदम बढ़ाओ दोस्तों बशीर नवाज़ की। तो बशीर नवाज़ की इस नज़्म के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसके भी 1-2 क्वेश्चन हैं और उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। पहला सवाल देखिए लिखा है हबीब तनवीर की सने वफ़ात किया तो 1923 से हबीब तनवीर कहाँ मुलाज़मत अंजाम दी थी उन्होंने? तो आपको पता है उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया था। इसके बाद अगला सवाल है लंदन और जर्मन में ड्रामों की जो टेक्निक थी उस पर ड्रामा लिखने की महारत किससे हासिल थी? तो आपको पता है हबीब तनवीर को ही हासिल थी। सबसे अच्छे ड्रामा निगार जो है वो हमारे हबीब तनवीर साहब ही थे। ठीक है? हबीब तनवीर के ड्रामों के नाम लिखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा देखने को मिले हैं पिछली बार पेपर में, तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से पढ़ के जाइएगा। तो ये कुछ उनके ड्रामे हैं जो आपको यहाँ दिए गए हैं। अगला सवाल लिखा है हुकूमत फ्रांस ने हबीब तनवीर को अपनी सवाने हयात लिखने के लिए क्या देने का ऐलान किया था कि मतलब मेरी सवाने हयात लिखो तो मैं तुम्हें दूंगा। क्या दूंगा? तो कहा था स्कॉलरशिप दूंगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है हबीब तनवीर के ड्रामों को कौन सी ज़बान में तर्जुमा किया जा चुका है? तो आपको पता है कि उनको हिंदी, बंगाली, मराठी और यूरोप की कई ज़बानों में तर्जुमा किया जा चुका है। ड्रामा कारतूस के किरदारों के नाम बताइए। तो आपको पता है कि इसमें कौन-कौन है? कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, सिपाही हैं, है ना? इसके बाद वज़ीर आला हैं, आसिफ़ुद्दौला है, सादत अली हैं, तो ये सब हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ आपके वाहिद के जमा के वाहिद आप देख लीजिएगा। जंगल का जंगलात, है ना? शिकायत का शिकायात, फ़ौज का अफ़वाज, सुल्तान का अम, सलातीन, है ना? आगे देखिए ये आपके कुछ एक सवाल ये भी दिया गया। देखिए अच्छा ये जो ऊपर आपके वाहिद जमा वगैरह है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, जनरल भी पूछे जा सकते हैं और ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन दिया उसके 4 ऑप्शन हैं।
ठीक है। तो दोनों तरह से प्रिपेयर होके जाइएगा, लेकिन दोनों में मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आपको जवाब पता होना चाहिए, है ना, तभी आप उसमें टिक लगा पाएंगे और अपने आप से लिख पाएंगे। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है, मकालमा किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दो लोगों के बीच में जो गुफ्तगू होती है, जो बातें होती है, कन्वर्सेशन जो होते हैं ना, उसको ही मकालमा कहा जाता है। फिर देखिए यहाँ पे आपके मान्य तहरीर कीजिए आ गया। तो ये भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मान्य तहरीर करने का क्या सिस्टम रहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ आपको कदम बढ़ाओ दोस्तों से दिए गए हैं कुछ, इसको आप लोग कर लीजिएगा, अदरवाइज़ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था एक छोटी सी वीडियो हमारी जो आपको बता रही थी वन शॉट की, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग पढ़ लेंगे। पार्ट 1 इसका मतलब पार्ट 1 क्या, वो एक अलग वन शूट है, ये एक अलग वन शूट है, दोनों में फुल बुक का हमने कवर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अब रही बात दूर पास की, तो बेटा दूर पास का वन शॉट बनाना बहुत मुश्किल है। आप लोग चैप्टर ही देखिए, उम्मीद पे मत रहिएगा कि मैं वन शॉट डालूंगी, दूर पास का मैं नहीं डाल पाऊंगी, अभी थोड़ा सा टाइम की कमी है, ठीक है। बाकी आपके लिए शायर वगैरह का डाल दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।